हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैड स्टडी बडीज़। आज का हमारा टॉपिक है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है और कैसे होता है? ये क्या है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। हम सबको पता है विटामिन B12 कौन सा होता है? साइनोकोबालामीन। इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स होती है 2 to 3 माइक्रोग्राम और सोर्स होता है डाइटरी सोर्स है, उसमें भी डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फिश और मीट। तो B12 की डेफिशिएंसी से होता है। डेली रिक्वायरमेंट 2 to 3 माइक्रोग्राम होता है। डेयरी प्रोडक्ट एग, फिश, मीट से मिलता है। फिर है इसका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 अपन ने डाइट से लिया, फिर सलाइवरी ग्लैंड से क्या आया? हेप्टोकोरिन, और उसने क्या बना लिया? विटामिन B12 हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा? अब वो ड्यूडेनम में जाएगा और ड्यूडेनम में पैनक्रिएटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीएज हो सकता है। ये क्या करेगा? ये इसको ब्रेक कर देगा। किस में? हेप्टोकोरिन में प्लस विटामिन B12। अब ये B12 किसके साथ बाइंड करेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ, जो फंडस पार्ट के पेराइटल सेल से आते हैं, और क्या बना लेगा? विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। वो जाएगा इलियम में, और इलियम में फिर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसको ट्रांसकोबालामीन बोलते हैं। वो इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा अदर पार्ट्स में बॉडी के। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड कर दिया, फिर कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने, और टर्मिनल इलियम में जाके फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। ठीक है। फिर है B12 की डेफिशिएंसी की ईटियोलॉजी क्या है, या कॉजेज कह सकते हैं। डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? तो या तो डाइटरी इनटेक कम है, या डिमांड ज़्यादा है, या एब्जॉर्प्शन मैल एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा। ठीक है। तो डाइटरी इनटेक कम कब हो सकता है? पॉवर्टी की कंडीशन में हो सकता है, या प्योर वेजिटेरियन डाइट कोई ले रहा है तो उसमें हो सकता है। डिमांड कब बढ़ती है? प्रेगनेंसी में बढ़ती है और प्यूबर्टी। और मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है या तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा वो। ठीक है। या पैनक्रिएटिक एंजाइम्स एब्सेंट है, पैनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है, एंजाइम्स एब्सेंट है, या कोई मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो उस कंडीशन में इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। किसकी? विटामिन B12 की। फिर आते हैं इसके यूजेस। अपन को मेन 3 यूजेस याद रखने हैं इसके B12 के। यूजेस की बात करते हैं। एक यूज़ क्या है? ये DUMP में से जो DTMP बनाता है, यानी कि यूरिडाइल से ये थाइमिडाइल बना लेता है, जो क्या करता है? DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब विटामिन B12 हो गया, अब इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो DNA नहीं बनेगा, यानी कि न्यूक्लियर जो मैच्योरेशन है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होगा, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो गया। दूसरा इसका ये यूज़ प्लस इसकी डेफिशिएंसी दोनों बता रही हूँ मैं। ये तो हो गया डेफिशिएंसी से क्या होगा, और ये इसका यूज़ है। ठीक है। सेकेंड है, ये क्या करता है? होमोसिस्टिन से मीथियोनिन बनाता है। ठीक है, B12। ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी हो गई फिर से, तो होमोसिस्टिन क्या है? बढ़ गया, और होमोसिस्टिन बढ़ गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस रिस्क इंक्रीज। ठीक है, 2 यूज़ हो गए, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या फीचर्स आएंगे वो बता दिए। तीसरा है ये मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, B12। अब ये नहीं है
तो मिथाइल मेलोनाइन बढ़ जाएगा और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कम हो जाएगा, तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो 3 ये क्लिनिकल फीचर्स भी हो गए और इसके यूजेस भी हो गए। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे जो सब एनीमिया के कॉमन होता है? पेलर हो गया, फटीग हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, ठीक है, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो गया। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस से क्या होगा? स्प्लीनोमेगेली, समटाइम जॉन्डिस और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मैंने बता दिए। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे अपन लैब में? लैब इन्वेस्टिगेशंस सबसे पहले सीबीसी करेंगे जिसमें हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, फिर डब्ल्यूबीसी कम मिलेगा, ठीक है, प्लेटलेट काउंट कम मिलेगी, ठीक है, एमसी भी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है तो साइज तो आरबीसी का बढ़ा हुआ ही मिलेगा। एमसीएच बढ़ा हुआ मिलेगा, तो एमसीएचसी जो है वो रेशियो ही तो है इन दोनों का, तो वो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। फिर सेकंड अपन क्या चेक करेंगे? फिर सेकंड अपन पीबीएफ देखते हैं। तो पीबीएफ में अपने को कैसे दिखेंगे? आरबीसी बड़े दिखेंगे, तो मैक्रो ओवेलोसाइट्स दिखेंगे, प्लस हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ये कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे, बेजोफिलिक स्टिपलिंग दिखती है, ब्लू आरबीसी जैसे है ना तो उसके अंदर ब्लू डॉट्स दिखने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं बेजोफिलिक स्टिपलिंग। हॉवल जॉली बॉडी दिखेगी। ये क्या होता है कि इनइफेक्टिव मेटापोइसिस हुआ, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिमिनेंट रह जाता है आरबीसी के अंदर, उसको हॉवल जॉली बॉडीज बोलते हैं। तीसरा, पहला क्या देख लिया? सीबीसी देख लिया, दूसरा पीपीएफ देख लिया, तीसरा अपन बोन मैरो देखेंगे, बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो उसमें अपन क्या देखेंगे? प्रीकर्सर सेल्स बढ़े हुए हैं। अब वो प्रीकर्सर आरबीसी के भी हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसी के भी हो सकते हैं और प्लेटलेट के भी हो सकते हैं, ठीक है। आरबीसी वाले को क्या बोलते हैं? मेगैलोब्लास्ट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी वाले को बोलते हैं जाइंट मेटामाइलोसाइट, और प्लेटलेट को क्या बोलेंगे? जाइंट मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे? चौथे नंबर विटामिन B12 की स्टडीज़ करा लो। आयरन डेफिशिएंसी में अपन ने देखा था, आयरन स्टडी कराते हैं, इसमें B12 देखो। तो सबसे पहले सीरम में कम मिलेगा ये। फिर दूसरा अपन ने क्या देखा था? होमोसिस्टीन को ये मेथियोनिन में कन्वर्ट करता है, तो वो नहीं होगा, तो होमोसिस्टीन ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर ये मिथाइल मेलोनाइल को सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा था, वो नहीं होगा, तो वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ी हुई मिलेगी। प्रीकर्सर सेल है रेटिकुलोसाइट, आरबीसी के जस्ट आरबीसी बनने, मेच्योर आरबीसी से पहले की स्टेज को बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, ठीक है। ये तो हो गया B12 की डेफिशिएंसी। एनीमिया 2 फैक्टर से होता है, तो B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है या फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, ठीक है। तो फोलेट क्या होता है? फॉलिक एसिड है, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, नॉर्मली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका सोर्स क्या रहते हैं? इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके सोर्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वही है कि ये ना पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में होगा, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। वो क्या करता है? मोनो या फिर डाइग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट बना लेता है ये इसका एब्जॉर्ब। इसके ना यूजेस क्या है? इसके यूजेस वही रहते हैं, DUMP से TTMP बनाना पहला, और दूसरा होमोसिस्टीन से मिथियोनिन बनाना, दोनों इसके यूजेस हैं। वही सारे फीचर्स आएंगे जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी आ रहा था, ठीक है। उसके बाद लैब फाइंडिंग्स भी वही है, सेम ही रही, कम है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर कम है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है शिलिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं अपन? रेडियो लेबल
B12 दे देते हैं, ठीक है, और उसका 24 आवर एक्सक्रीशन चेक करते हैं। अब वो एक्सक्रीशन अगर मोर देन 10% है तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अगर लेस देन 10% होता है एक्सक्रीशन, यानी कि B12 की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, फिर अपन क्या देते हैं, अपन साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर डाल देते हैं कि भाई हो सकता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा ना, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की पूर्ति कर दो। तो उससे क्या होगा, अगर तो फिर से एक्सक्रीशन चेक करो, एसेस करो, ठीक है। अगर इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, यानी कि वो परनीशियस एनीमिया का कंडीशन है, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। और अगर नो इम्प्रूवमेंट है तो मैल एब्जॉर्प्शन है। समझे बात को? चिलिंग टेस्ट क्या है, रेडियो लेवल B12 देते हैं अपन, ठीक है, फिर उसका 24 आवर एक्सक्रीशन देख लेते हैं। अगर तो 10% से ज़्यादा है तो नॉर्मल है, अगर 10% से कम है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन, मतलब डेफिशिएंसी है उसकी, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा अच्छे से। तो फिर अपन क्या डालते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हो। अगर वो इम्प्रूव हो गया तो परनीशियस एनीमिया, इम्प्रूव नहीं हुआ तो मैल एब्जॉर्प्शन है। इसके अलावा एक टेस्ट और करते हैं, स्पेशल टेस्ट जो फोलेट डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करता है, वो होता है फिग्लू टेस्ट फॉर इम्यूनोग्लूटामिक एसिड टेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, फॉर इम्यूनोग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है, फॉलेट या फॉलिक एसिड जो भी कहना चाहे, ठीक है। अपन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं किसका, हिस्टिडीन का, और फिर अपन यूरिनरी एक्सक्रीशन चेक करते हैं। अगर वो बढ़ा हुआ है फिग्लू का यूरिनरी एक्सक्रीशन तो क्या है, फोलेट की डेफिशिएंसी है, यानी कि ये यहीं पे रुक गया, ठीक है। ये मतलब इसका एक्सक्रीशन है, इसका मतलब ये यहीं पे रुक गया, इसकी डेफिशिएंसी है। तो ये टेस्ट भी करते हैं अपन फोलेट डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा, B12 की डेफिशिएंसी से होता है, डेली रिक्वायरमेंट 2 to 3 माइक्रोग्राम है, ये इसके सोर्स हैं। फिर इसका एब्जॉर्प्शन पढ़ा, फिर इसके कॉजेज़ पढ़े, डाइटरी इनटेक कम हो सकता है, डिमांड ज़्यादा हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। फिर यूजेस पढ़े, फिर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं अपन, सीलिंग टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर जैसे ये इसका PPF है तो ये लार्ज सेल्स दिख रहे हैं, मैक्रोसाइट्स, और ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया का कॉज क्या है, परनीशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी कैसे होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, पैराइटल सेल से। तो पैराइटल सेल्स की या तो कोई अट्रोफी हो जाए या फिर एंटीबॉडीज़ बन जाती है इनके अगेंस्ट, ठीक है, एंटीबॉडीज़। तो इसके ईटियोलॉजी या कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अपन को क्या दिखेगा, इसमें अपन को दिखेगा सीरम एंटीबॉडीज़, इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, परनीशियस एनीमिया। इसको परनीशियस को एडिशंस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स सब सेम ही रहेंगे इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।